नवाचारी कार्यों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिया गया है और इससे विचारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा कर एक दूसरे के बेहतर कार्यों को अपनाने की प्रेरणा मिली है। इन सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन में माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, राज्य के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह तथा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का विशेष मार्गदर्शन और स्नेह मिला है। मैं आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में पधारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अन्य सभी सिविल सेवकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सिविल सेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम सबका आज के अवसर पर यही संकल्प होना चाहिए कि आम लोगों को सुविधाएं देने एवं उनके जीवन स्तर में बेहतरी करने के लिए हम अपने आप को वचनबद्ध करेंगे और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अपर मुख्य सचिव महोदय श्री चैतन्य प्रसाद सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब बिहार में हुए उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्यों और उसके कार्यान्वयन पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा एक लघु फिल्म तैयार की गई है जिसका नाम है संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से इस फिल्म को प्रदर्शित करना चाहूंगी। फिल्म संकल्प। वर्ष 1943 में 21 अप्रैल को तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस दिल्ली में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधित करते हुए जो संदेश और दृष्टि दी थी वो आज भी उतनी ही जीवंत है। सिविल सेवकों के द्वारा राष्ट्र के इस्पाती ढांचा के रूप में काम करते हुए प्रगति के विविध आयामों को हासिल करने में अपना अहम योगदान दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार की लोक कल्याण एवं न्याय के साथ विकास के दृढ़ निश्चय को धरातल पर उतारा गया है। लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से सिविल सेवकों के कार्य में बड़ी विविधता आई है और इसे धरातल पर लागू करने में इनकी बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा में लोक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए 15 अगस्त 2011 को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। आम लोगों को 30 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान कर बिहार ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। पहले अप्लाई करते थे हम लोग तो उसके लिए बार-बार ऑफिस आना पड़ता था। अभी क्या है, घर बैठे ही सारा कुछ मोबाइल पे या लैपटॉप पे जोड़ दिए, घर बैठे ही सारा अप्लाई कर ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की परिकल्पना एवं जन कल्याण की दृष्टि के कारण आम नागरिकों की शिकायतों की विधिवत सुनवाई कर उसका समाधान कराने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है। लोक शिकायतों की सुनवाई और उसका समाधान कराने की जो समर्पित व्यवस्था बिहार में की गई है वैसी देश में अन्यत्र कहीं नहीं है। अब तक 11 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन कराने की उत्कृष्ट उपलब्धि इस कार्यक्रम को हासिल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं उनके अनुभवों का पूरा लाभ इन कानूनों को लागू करने में मिला है। कहाँ बहुत में कोई ना कुछ भइल लोग बोलो कहाँ बहुत में हानि का संधान हो गई मिल गया मतलब। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में बिहार ने 7 निश्चय योजना को लागू कर और बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर देश को नई दृष्टि एवं प्रेरणा दी है। 7 निश्चय की योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए है। युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार का अवसर, तो आम आवाम के लिए हर घर बिजली का कनेक्शन, नल के स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, गली नाली स्वच्छता की योजनाओं से हर व्यक्ति का भला हुआ है और जीवन स्तर में बेहतरी आई है। बिहार को सुंदर, हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए
पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 11 अवयवों की कार्य योजना तैयार कर राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर देश को पर्यावरण संकट से बचाने और उस दिशा में चिंतन करने की पहल की गई है। राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान की तर्ज पर देश में चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान में भी राज्य के विभिन्न जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्य के एक कोने को दूसरे कोने से सुगम सड़क संबद्धता प्रदान करने का काम या आवागमन में सुविधा के लिए पुल पुलियों का निर्माण, बिजली का क्षेत्र हो या सिंचाई की व्यवस्था, आधारभूत संरचना का निर्माण, पूर्ण शराबबंदी और समाज सुधार से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों में सिविल सेवकों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तौर पर निर्वाह किया गया है। जगह तो शराब बंद बात है, जाके पलटी बात पहले तो अभी कहो चला करता हूं, अब से कह रहे क्या हो उसमें चलू बढ़िया से बोला लग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी सिविल सेवकों की सेवाएं और उनके योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में नागरिकों को संक्रमण से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने, राहत केंद्रों का संचालन करने और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम में लोक सेवकों की बड़ी भूमिका रही है। समेकित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने एवं वित्तीय अनुशासन जरूरी है। बिहार में राजस्व संग्रहण तथा वित्तीय प्रबंधन में भी उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। आम लोगों के हितों के ऐसे अनेकों काम बिहार में हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन और मार्गदर्शन में नित्य नई उपलब्धियां हम हासिल कर रहे हैं। इन सभी कार्यों और उपलब्धियों में इसके कार्यान्वयन में इससे जुड़े हुए सभी लोक सेवकों का अहम योगदान रहा है और उनका अभिनंदन है। आज का इतिहास गौरव है, हमें गौरवपूर्ण स्थान मिल सकता है, तो यह भी अभी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे जब आपका कमिटमेंट होगा, आपका डेडिकेशन होगा, तभी ये हो सकता। और मुझे पूरा विश्वास है जितनी योजनाएं चल रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसमें आप सब लोगों की भूमिका है वो कुछ अच्छा है। इससे आगे भी निश्चित रूप से बिहार में एक और परिवर्तन होगा और हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जो हमारे लोक सेवकों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के साथ ही आज ये संकल्प लेने का भी अवसर है कि हम सब आम लोगों की सेवा और परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे और जरूरतमंद एवं वंचितों के लिए सदैव सुलभ रहकर सिविल सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के उद्देश्य को पूरा करेंगे। संकल्प बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा तैयार ये लघु फिल्म संकल्प देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सेवा के महत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में बिहार में किए गए नवाचारी कार्यों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, प्रगति पथ, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। इस पुस्तिका का नाम है प्रगति पथ, जिसमें सिविल सेवा के महत्व और सभी विभागों के द्वारा दी गई जानकारी इसमें संकलित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया गया आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सम्माननीय अतिथियों को। जैसे कि अपने स्वागत संबोधन में हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि आज सवेरे लगभग 17 जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा उनके द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई। साथ ही साथ उस प्रेजेंटेशन में 6 विभाग के हमारे सचिवगण ने भी भाग लिया और सभी विभागों की, सभी जिलाओं की जो भी प्रस्तुतिकरण की गई, सभी बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। लेकिन सभी की प्रस्तुति अभी इस क्षण में करवाना संभव नहीं। उसी में से 2 प्रस्तुतियां, एक जिला और एक विभाग की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पटना जिला के जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगी, जिनका विषय था
कोविड के दौरान जो टीकाकरण अभियान पर केंद्रित ये प्रेजेंटेशन है कि समय से पूर्व ये टीकाकरण हमारे पूरे बिहार में खासकर पटना में की गई, उसी पर आधारित प्रस्तुति। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स और हमारे कलीग्स, मीडिया के सभी मित्रगण, हमारा जो प्रेजेंटेशन का विषय है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला था उसी से संबंधित है। ये जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के समक्ष अभूतपूर्व चुनौती जो उत्पन्न हुई थी कोरोना की, उससे निपटने में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन था। वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ, ड्राइव चला, हमारे राज्य के सभी जिलों में भी हुआ, लेकिन हम लोगों का जो कुछ खास था उसको हमने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव में हम लोगों ने स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था पूरे कैपिटल टाउन में, पूरे नगर क्षेत्र में, और उनकी जो भूमिका थी, उनकी आवश्यकता क्यों थी, उसको हमने यहाँ बताया है। उसका बैकग्राउंड बहुत संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों के रूटीन टीकाकरण केंद्र थे उनकी क्षमता बहुत कम थी, लगभग 200 पर डे थी, और मांग बहुत ज़्यादा थी। जो हम लोगों की दूसरी लहर थी कोरोना की, उसके बाद टीकाकरण की मांग बहुत ज़्यादा थी, और जो स्लॉट हम लोग ओपन करते थे विदिन 2-3 मिनट्स पूरे फुल बुक हो जाते थे। उसको देखते हुए हम लोगों को ये आइडिया आया कि जो हमारे रूटीन टीकाकरण केंद्र हैं इनसे हम लोग मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, और पटना जैसे कैपिटल टाउन को हम लोग सैचुरेट नहीं कर पाएंगे। इसी में हम लोगों ने स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया, और कुल 16 केंद्र हम लोगों ने पूरे नगर क्षेत्र में बनाया, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। इसमें बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों को, उसको हम लोगों ने चयनित किया, इसमें अधिक से अधिक लोगों को हम लोग अकोमोडेट कर सकें और अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कर सकें। इसमें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निरीक्षण किया था, और होटल पाटलिपुत्रा अशोका, इसके अलावा पटना वीमेन कॉलेज, एएन कॉलेज, महिला ITI दीघा, और पाटलिपुत्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस प्रकार के बड़े बड़े सेंटर्स हम लोगों ने लिए, और वहाँ अधिक मैन पावर लगा करके, और उसकी क्षमता प्रत्येक केंद्र की हम लोगों ने 200 से बढ़ाकर प्रतिदिन एक केंद्र की क्षमता लगभग 3000 किया, और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लोगों को स्लॉट उपलब्ध कराना शुरू किया, और लोगों की जो मांग थी उसको पूरा करना हम लोगों ने शुरू किया। जो यूनिकनेस थी उसमें हमने बता देगा कि हम लोगों ने इस पर पब्लिक कन्वीनियंस को विशेष ध्यान दिया था हम लोगों ने, और जो टाइम स्लॉट्स था उसको फ्लेक्सिबल रखा। लोगों की डिमांड इतना थी, और जो कामकाजी लोग थे जनरली शाम को बहुत भीड़ हो जाती थी, तो हम लोगों ने 9 to 9 सेंटर शुरू किया, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और एक पटना सिटी में। फिर उसके बाद भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी लोगों की, तो 3 सेंटर हम लोगों ने 24/7 शुरू किया, जिससे कि लोगों को 24 घंटे जब वो चाहें आकर के टीका ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा थी, और फेस्टिव माहौल हम लोगों ने रखा। वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन हॉल बहुत बड़े बड़े बनाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन का डर नहीं हो और आकर के वो टीका ले सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट हुआ था उस समय कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ टीकाकरण नहीं कराया जाए, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के चांसेज हैं, लोगों को आने में हेजिटेशन है। तो भी एक हम लोगों का प्रयास था कि इसको हम लोग बड़े पैमाने पर इस प्रकार से करें कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन का डर लोगों में नहीं रहे। नेक्स्ट, प्रोसेस फ्लो में सर हम लोगों डिमांड का असेसमेंट और साइट्स का सिलेक्शन पर्सनली जाकर के हम लोगों ने 16 जो हमारे साइट्स थे सबको देखा। मैन पावर और जो वहाँ के उपस्कर या इंफ्रास्ट्रक्चर थे वही हम लोगों ने यूज किया, बाहर से इसमें हम लोगों ने कुछ लगाया नहीं, क्योंकि हम लोगों को आशंका थी कि बहुत लंबे समय तक ये चलेगा, तो बाहर से कोई उपकरण या अन्य चीज़ें उपस्कर नहीं लगा करके हम लोगों ने वही इंस्टीट्यूशन का जो था उसका उपयोग किया। और रेगुलर फीडबैक हम लोगों से लिया, और हर केंद्र पर जाकर के पर्सनली लोगों से जो लाइन में लगे रहते थे उनसे बात करके कि और क्या बेहतर किया जाए कि आपको सुविधा होगी, तो जो उन्होंने बताया उस ढंग से हम लोगों ने लगातार सुविधाओं को बढ़ाया। नेक्स्ट, उपलब्धि की बात हम लोग करें सर, तो ये हमारे 16 टीकाकरण केंद्र जो थे पटना शहर के, इसमें सर 18,83,916 डोज जो लगाए गए, और पूरे जिले का हमारा जो लगा था टीका सर 80,14,000 लगभग लगा था।
तो लगभग 23.5% सर ये स्पेशल केंद्र हमारे जो थे यहाँ से लगा। और अर्बन टीकाकरण की बात करें सर तो 36,10,000 लगभग टीका लगा है अर्बन में, और उसमें हम लोगों ने लगभग 52% 50% से अधिक हम लोगों का योगदान ये स्पेशल जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर थे इनका था। नेक्स्ट, और लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा था सर। लगातार हम लोग फीडबैक लिए, किसी ने एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की और बहुत लोगों ने लगवाया यहाँ करके। हम लोग जानते हैं कि ये कैपिटल टाउन है और यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शीर्षस्थ पदाधिकारीगण यहाँ रहते हैं। उनमें से बहुत लोगों ने इन केंद्रों पर जाकर के सपरिवार टीका लगवाया और बहुत ही संतोष व्यक्त किया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इस प्रयास से सर हम लोग पटना जिला जो है ये पूरे देश में सर टॉप 10 जिलों में शुरू से बना रहा टीकाकरण के क्षेत्र में, और 8वें नंबर पर हम लोग थे। अन्य जो जिले हैं उसका हम लोगों ने नाम दिया है सर। और बाद में इस मॉडल को सर बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया, पूरे कई जिलों ने और कई राज्यों ने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, ये कुछ कवरेज था सर। नेक्स्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जिला पदाधिकारी महोदय पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सर। और इसी कड़ी में राज्य में विभिन्न प्रक्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारी प्रयोग में सर्वोत्तम प्रथाओं की श्रेणी में सतत जीविकोपार्जन के लिए हमारे ग्रामीण विकास विभाग से मैं सादर अनुरोध करती हूँ डॉक्टर राधा मुरुगन जी सर, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, आप आए और अपनी प्रस्तुतिकरण हमारे बीच प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज का विषय है सतत जीविकोपार्जन योजना। नेक्स्ट स्लाइड। इसका पृष्ठभूमि यही है सर, 2016 में प्रोहिबिशन अधिनियम का लागू की गई थी। उसके बाद जो टाड़ी बनाना जो एक लीगल एक्टिविटी होती थी वो इलीगल हो गया है। उसके बाद देशी शराब के जो बनाते थे वो भी बहुत सारा परिवार उसमें भी लाइवलीहुड के माध्यम से उसको कर रहा था। तो दोनों कंप्लीटली बैन हो गया है। उसके अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करना था सरकार को। उसके साथ साथ दूसरा ये भी देखा गया, बहुत एसएचजी प्रोग्राम जीविका के माध्यम से विगत 10 वर्षों से चलाया जा रहा था। तब भी बहुत सारा कुछ परिवार वैसा होते हैं एसएचजी में जोड़ने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका क्षमता नहीं होती है, आत्मविश्वास का अभाव होती है। वो 5 रुपया प्रति सप्ताह वो सेविंग करने के भी कैपेसिटी नहीं होती है। सर के आपके मार्गदर्शन में वैसा लक्षित परिवार को चुना गया है जो देशी शराब एवं ताड़ी में उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए थे। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति में जो अत्यंत निर्धन परिवार, वैसा अन्य समुदाय के ये लक्षित परिवार के रूप में लेके इस योजना का 2018 अगस्त महीना में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आज के दिन में संजीविका में 10 लाख से ज़्यादा समूह है, 67,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, 1,353 क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। इस योजना को इस सामुदायिक संगठनों के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसलिए इस नंबर को हम इधर सामने रखा सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर इस जो योजना में मुख्य अवयव यही है क्षमता वर्धन, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अवयव यही है जो देखा गया है उनका आत्मविश्वास नहीं होती, इसी कारण से उसका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कड़ी में जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम को ओन करना है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स को भी क्षमता वर्धन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। दूसरा जो लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें पहला फंड है जो हर महीना 7 महीना तक 1,000 रुपया दिया जाता है। उसके अलावा लाइवलीहुड उनका असेट क्रिएशन के लिए फंड दिया जाता है। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है मैक्सिमम 1 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर औसतम 60,000 रुपये। उसके बाद बीमा भी किया जाता है। उसके अलावा कुछ क्लस्टर भी विकास किया गया है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाओं में उनको जुड़ाव होना चाहिए। बहुत सारा वैसा देखा गया, घर नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, उनके रेशन कार्ड नहीं है, इसलिए सारी सरकारी योजनाओं में उनको जुड़ाव करना है। इसकी कार्यक्रम प्रबंधन उसको चलाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये ग्रेजुएशन अप्रोच कहा जाता है। 50 देशों से ज़्यादा दुनिया में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, बट बहुत कम संख्या में चलाया जा रहा है। ये जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम है दुनिया में। 1,44,000 परिवार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं उनका लिमिटेड असेट्स होते हैं, फूड स्कैर्सिटी होता है, सेविंग नहीं कर पाते हैं वो अपने सर से, उनका हेल्थ कार्ड भी नहीं होता है। ये इसी कारण से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। वो सक्र में जो
पॉवर्टी साइकिल में वो रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट स्लाइड। इसका प्रक्रिया ये है सर, जो ये पूरी की पूरी तरह ये ग्राम संगठन है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा डेवलप किया गया। सर के द्वारा जब इसका प्रारंभ की गई थी, कॉशियस रहने के लिए सर के द्वारा एडवाइस किया गया था, क्योंकि एसएचजी प्रोग्राम में सब्सिडी मॉडल, क्योंकि इंटरनली कुछ भी नहीं है, बाहर सरकारी प्रोग्राम में जुड़ाव होती है, बट अलग से इंडिविजुअल सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है। इसमें पहली बार हम लोग इसको शामिल किया गया, इसलिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन को कैपेसिटेट किया गया, वो खुद उनका चयन किए हैं। इसमें चयन में जो जीविका का स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद करते हैं। उसके बाद उनका सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा कंपोनेंट है सर, सप्ताह में एक बार होम विजिट होती है। उसके लिए 3,700 मास्टर संसाधन सेवियों को विकसित किया गया है, उनका भी मॉनिटरिंग विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होती है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके साथ जो उनका असेट ट्रांसफर, ये पूरा चीज विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। ऐसे जो जीविका के जो सिस्टम है उनके माध्यम से नहीं होती है, वो जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे दिया जाता है, वो 7,000 रुपया देना, वो काम प्लस असेट ट्रांसफर, वो पूरा वही निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर इसमें सबसे विशिष्टता ऑलरेडी हमने विलेज ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करता है। दूसरा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, इस प्रकार का कार्यक्रम जो अन्य देशों में, बिहार जो हमारा देश में भी अन्य जहाँ पर चलाया गया है, वो अलग अलग एनजीओ के द्वारा चलाया गया। उसके बाद एसएचजी में जोड़ने के लिए प्रयास होती है। पहला प्रोग्राम है ये एसएचजी जो सामुदायिक संगठन के द्वारा चलाया गया है, उसमें शुरू से एम्बेड करके उनके माध्यम से किया गया ताकि वो एसएचजी का मेंबर भी हो जाते हैं। और उसके अलावा सर क्लस्टर का भी हम लोग विकसित किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आज अगेन सामुदायिक आधारित संचार हमने बता दिया, पूरा व्यवस्था, पूरा इंफॉर्मेशन ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन वीवो एसएचजी के माध्यम से होती है। हम लोग इसके जो मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही प्रभावशाली एमआईएस का डेवलप किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर इसका जो क्लस्टर का कुछ उदाहरण है, बांस का है, दूध का है, चूड़ी का है, झाड़ू का है। नेक्स्ट स्लाइड। विभिन्न जिलाओं में हम लोग इस प्रकार का क्लस्टर का व्यवस्था कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। इसमें जो उदाहरण के लिए बागलपुर में, मुंगेर में भी शुरू हो गया है। ये कॉम्फर्ट की मदद से जो, क्योंकि उस जहाँ पर उस विलेज में वही पारंपरिक रूप से दारू बनाते थे, वो लोग आइडेंटिफाई किया गया, वो लोगों को पशुपालन में जोड़ा गया। वो लोग अभी अपना अलग से एक मिल्क कलेक्शन सेंटर खोला है, जो 2 महीना से 10,000 से लीटर ज़्यादा वो लोग उधर पोरिंग किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये एमआईएस का विकसित किया गया है मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट। जो कहानियां है सर, ये जो इस प्रकार का जो एमआईएस में सारी विवरणी कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरा में जो एमआईएस जो अभी आज के दिन में आंकड़ा यही है सर, 1,44,000 परिवार को जोड़ा गया। उस पर जो ताड़ी के उत्पादन में जुड़े हुए परिवार 27,000 है। जो देशी शराब से उत्पादन और बिक्री में जुड़े परिवार 10,000 है। कुल मिला के आज के दिन में 1,44,000 परिवार को जोड़ा गया। नेक्स्ट स्लाइड। सर अभी तक 1,16,000 परिवार को हम लोग संपत्ति का ट्रांसफर किए हैं। ये जो 7,000 रुपया 1,09,000 परिवार को ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये इस प्रकार का जो हमने कन्वर्जेंस के बारे में बात किया है, जो जन वितरण प्रणाली से भी सभी को जोड़ा गया, जो अभी हाल में जोड़ा गया था, वो लोगों को भी इस पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, जो बेसलाइन में 9,844 परिवार के बीच में देखा गया है। बेसलाइन में क्या था, अभी आज के दिन में क्या था। जब सेलेक्ट करते हैं 3,000 से कम आमदनी होना चाहिए, आज के दिन में वो 4,000 से अधिक कमा रहे हैं। जो सेकंड है उत्पादक संपत्ति, 11% लोगों के पास ही उत्पादक संपत्ति था। आज के दिन में 72% परिवारों के पास उत्पादक संपत्ति है, 1 से ज़्यादा उत्पादक संपत्ति है। बचत ये 3 महीना में कम से कम 250 रुपया का उन्होंने बचत कर रहे हैं। इसके चलते वो एसएचजी में भी जुड़ा हो गया उनका। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये अगेन सुरक्षित आवास में 27% से 77 पहुंचा, इसको 100% करेंगे सर। इसके काल सुरक्षा में भी 50% से 78 होगा, वो भी 100% हो जाएगी। स्वच्छ पेयजल में भी 95% होगा। सारी व्यवस्था में 100% सैचुरेशन करने के लिए हम लोग प्रयास में। नेक्स्ट स्लाइड। सो इसका कुछ उदाहरण है जो फोटो के माध्यम से एक मिनट लेना चाहता हूँ। इसमें देख सकते हैं वो अपना छोटा सा दुकान शुरू किया, उसके बाद पशुपालन किया, उसके मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, खेती भी शुरू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट उनका बीमा हुआ। उससे सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना बच्चों को जरूर स्कूल भेज रहे हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जो भी बच्चे होंगे जो स्कूल जाने लायक है, जरूर स्कूल में जाना, ताकि आगे
जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत अच्छा ये पॉवर्टी साइकिल से आगे निकले। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इस अवसर पर सर को अवगत कराना चाहता हूँ, ये जो विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक इंक्लूजन रिपोर्ट हर साल निकाला जाता है, 2021 में उनके रिपोर्ट में सतत जीविकोपार्जन योजना को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में सम्मिलित किया है। इस साल जनवरी फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा भी इस योजना को स्टडी करने के लिए टीम आई है, वो भी जीविका को नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चयन करने के लिए इच्छुक अपना दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय ग्रामीण विकास विभाग और इस प्रेजेंटेशन के लिए। और अब समय हो चला है हमारे विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से उन्हें पुरस्कृत करेंगे। तो शुरुआत करती हूँ। वर्ष 2011 में लागू किए गए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान की गई है। राज्य में आज 14 विभागों की 153 लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। लोक सेवाओं की प्रदायगी में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन सब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों का चयन किया गया है। पहला स्थान पटना जिला, दूसरा समस्तीपुर जिला और तीसरा खगड़िया जिले को जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि हमारे इन तीनों जिला पदाधिकारियों को अपने हाथों से पुरस्कृत करें। प्रथम पुरस्कार पटना जिला के जिला पदाधिकारी हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर सर आ रहे हैं। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत ये प्रथम पुरस्कार पटना जिले को जा रहा है। हमारे पटना के जिला पदाधिकारी महोदय ग्रहण कर रहे हैं। द्वितीय पुरस्कार के लिए समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी महोदय आप आ जाए मंच पर। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। और तृतीय पुरस्कार खगड़िया जिला के जिला पदाधिकारी को दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। और आम लोगों को नियत समय सीमा के भीतर उनकी शिकायतों को सुनवाई एवं उसके निवारण का वैधानिक अधिकार बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम प्रदान किया गया है। ये अधिनियम 5 जून 2016 में लागू किया गया था। इसी कड़ी में हमारे 3 जिला के जिला पदाधिकारियों को आज सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार सुपौल, द्वितीय किशनगंज और तृतीय शिवहर। सभी जिला के जिला पदाधिकारी महोदय आ जाएं। प्रथम सुपौल, द्वितीय पुरस्कार किशनगंज और तृतीय शिवहर। लोक शिकायतों की सुनवाई एवं प्रभावी निराकरण के विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ जिलों के जिला पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। प्रथम सुपौल जिला, द्वितीय किशनगंज और तृतीय शिवहर। हमारे द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करें किशनगंज के हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और तृतीय शिवहर। अगला है 7 निश्चय के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पिछले वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों के पदाधिकारी। पहला जिला सिवान, द्वितीय नालंदा और तृतीय जहानाबाद। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत प्रथम पुरस्कार जा रहा है सिवान जिले को, द्वितीय पुरस्कार नालंदा और तृतीय पुरस्कार जहानाबाद जिला। हमारे सिवान जिले के जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनकी जगह पर डीडीसी सर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं, श्री दीपक कुमार सिंह सर। और द्वितीय नालंदा और तृतीय जहानाबाद। और तृतीय पुरस्कार लेने आ रहे हैं जहानाबाद जिले के जिला पदाधिकारी। अगला है जल जीवन हरियाली अभियान के क्रियान्वयन में पिछले वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों के जिला पदाधिकारी। प्रथम नालंदा,
पटना और तृतीय गया, तीनों जिले के जिला पदाधिकारी महोदय मंच पर आ जाएं। प्रथम नालंदा, प्रथम पुरस्कार नालंदा जिला, द्वितीय पुरस्कार पूर्णिया जिला और तृतीय पुरस्कार गया। और तृतीय पुरस्कार ले रही है जिला गया के जिला पदाधिकारी। राजस्व संग्रहण में उत्कृष्ट उपलब्धि वाले हमारे जो नामांकित पदाधिकारी हैं, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद सर से आग्रह करूंगी, इन्हें आप सम्मानित करें। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, प्रथम डॉक्टर संजय कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, द्वितीय श्री मनोज कुमार संजय, सहायक निबंधन, और तृतीय पुरस्कार श्री काशी कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक साधन प्रमंडल। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, प्रथम पुरस्कार डॉक्टर संजय कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक मुंगेर सब भागलपुर प्रमंडल। द्वितीय पुरस्कार श्री मनोज कुमार संजय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना प्रमंडल, और तृतीय पुरस्कार श्री काशी कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक सारण प्रमंडल। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी से आग्रह करूंगी कि वाणिज्य कर विभाग के हमारे पदाधिकारियों को सम्मानित करें। प्रथम पुरस्कार श्रीमती रूबी, राज्य कर संयुक्त आयुक्त हाजीपुर अंचल हाजीपुर, श्रीमती रूबी। और द्वितीय पुरस्कार श्री कार्तिक कुमार सिंह, राज्य कर संयुक्त आयुक्त पाटलिपुत्र अंचल बिहार वित्त सेवा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी ये सम्मान उन्हें प्रदान कर रही हैं। प्रथम पुरस्कार श्रीमती रूबी, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, और द्वितीय पुरस्कार श्री कार्तिक कुमार सिंह, राज्य कर संयुक्त आयुक्त पाटलिपुत्र अंचल। और आज प्रथम सत्र में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारी प्रयोग एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की श्रेणी में हमारे विभागों द्वारा प्रस्तुति बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि वाले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी। प्रथम जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल, द्वितीय अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिवहर, और तृतीय अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशनगंज। आप सभी आ जाएं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद सर से आप ये सम्मान ग्रहण करें। प्रथम जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि वाले हमारे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। द्वितीय अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिवहर, और तृतीय अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशनगंज। अगर सबकी तरफ से ताली बजेगी तो अच्छा लगेगा, सबका हौसला अफजाई होगा। और हमारे तृतीय पुरस्कार लेने आ रहे हैं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशनगंज। जैसा कि हमारे मुख्य सचिव ने भी बताया, मैं भी बता रही हूँ कि आज प्रथम सत्र में कई विभागों द्वारा 6 विभागों द्वारा और 17 जिलों द्वारा प्रस्तुतिकरण की गई राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारी प्रयोग के लिए। और उसमें प्रथम पुरस्कार जा रहा है सतत जीविकोपार्जन के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए ग्रामीण विकास विभाग को। सिविल सेवा दिवस के 2022 के अवसर पर मैं सचिव और प्रधान सचिव दोनों को अनुरोध करती हूँ, सर आप आ जाए, श्री अरविंद कुमार चौधरी सर और हमारे बालाजी मुरुगन सर, दोनों संयुक्त रूप से ग्रामीण विकास विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, इन्हें आप सम्मानित करें। प्रथम पुरस्कार ग्रामीण विकास विभाग सतत जीविकोपार्जन के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए आज इनके द्वारा प्रस्तुति की गई। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये प्रस्तुति एक बार फिर से की गई है। बहुत बहुत बधाई।
और इसी कड़ी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी प्रयोग के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की श्रेणी में निगरानी हेतु तकनीक का उपयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को द्वितीय पुरस्कार जाता है। बी कार्तिकेय सर आ रहे हैं मंच पर ये पुरस्कार ग्रहण करने। आईजी रजिस्ट्रेशन बी कार्तिकेय सर ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। और इसी में तृतीय पुरस्कार कृषि प्रक्षेत्र में जैविक में उत्कृष्ट नवाचार के लिए जैविक कॉरिडोर कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार सर से आग्रह करूंगी कि आप आए मंच पर और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सभी को बधाई, तालियां बजती रहनी चाहिए, बधाई स्वरूप। ये हमारे विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रस्तुति के हमारी मैं बता दूं कि हमारे विकास आयुक्त महोदय के द्वारा 3 निर्णायकों के सहमति से इनका निर्णय किया गया था और ये रिजल्ट सामने आया। और अब राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारी प्रयोग एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की श्रेणी में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए पटना जिला को प्रथम पुरस्कार मिलता है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीकाकरण कोविड के दौरान बहुत ही सुचारू रूप से खूबसूरती से हर एक सेंटर को पटना जिला के द्वारा तैयार किया गया और बहुत ही अनुशासन में बहुत ही अच्छे ढंग से टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न किया गया। द्वितीय पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए मुजफ्फरपुर जिला को पुरस्कृत किया जा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में इनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए और मुजफ्फरपुर जिला के हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। द्वितीय पुरस्कार मुजफ्फरपुर जिला और तृतीय पुरस्कार में 2 जिले हैं जिसमें चिकित्सा विस्तार के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए खगड़िया जिला और गैर कृषि गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए अररिया जिला। आप दोनों जिले के जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध आप आ जाए। तृतीय पुरस्कार 2 जिलों को जा रहा है, खगड़िया जिला और अररिया जिला। हमारे खगड़िया जिला के जिला पदाधिकारी महोदय ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से और अररिया जिला के जिला पदाधिकारी महोदय राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारी प्रयोग तथा सर्वोत्तम प्रथाओं की श्रेणी में गैर कृषि गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार के लिए। और अब मैं बता दूं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमारे 2 जिलों को और 1 संस्था को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज के दिन वहां सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम चंपारण, दरभंगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये 2 जिलों के जिला पदाधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज यहाँ उनके प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं वो ग्रहण करेंगे। पश्चिम चंपारण जिनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कोरोना काल में अप्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए चटपटिया स्टार्टअप की शुरुआत की गई, जिसमें काफी संख्या में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को रोजगार मिली और इनकी काफी प्रशंसा हुई। आज दिल्ली में हमारे डीएम सर सम्मानित हो रहे हैं और पश्चिम चंपारण के प्रतिनिधि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ग्रहण कर रहे हैं। और अब दरभंगा जिला कृषि विभाग द्वारा हर जिले के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई, 1 जिला 1 उत्पाद। इस कड़ी में दरभंगा जिले में मखाना उत्पादन के लिए ये पुरस्कृत किए जा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजन में सुधार, परीक्षा में समय पर रिजल्ट निकालने और प्रणाली में बहुत ही सुधार लाने में, जिसकी वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रतिनिधि आज ये मंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा। और अब बस एक ही सम्मान और बचा हुआ है। में सर्वाधिक कर संग्रह करने वाले विभागों में पहला था वाणिज्य कर विभाग, जिसके द्वारा 30,550 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 117.52% अर्थात 35,897.97 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया। डॉक्टर प्रतिभा मैम ने इसे ग्रहण किया। दूसरे स्थान पर है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा
निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 5,316 अर्थात 105% करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया गया। और हमारे श्री डी कार्तिकेय सर आईजी रजिस्ट्रेशन इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। आज इस अवसर पर कई विभागों के हमारे वरीय पदाधिकारियों को आज सम्मानित किया गया। सभी के लिए सम्मिलित रूप से एक जोरदार ताली, शुभकामना के रूप में, बधाई के रूप में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुभानी सर से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, आप आए इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, जनाब संजीव कुमार सिन्हा साहब अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद, जनाब दीपक कुमार साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, श्री विवेक कुमार सिंह साहब विकास आयुक्त, यहाँ मौजूद हमारे सभी अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरक कार्यक्रम हमने देखा। निश्चय इस राज्य में नवाचारों और नवप्रयासों की जो शुरुआत हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना और उनके पर्यवेक्षण में हुई है और प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी कार्यकाल में बड़ी बड़ी परिकल्पनाओं पर आधारित प्रयास शुरू किए गए हैं। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, बालिकाओं को साइकिल देना, पूर्ण शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज मुक्ति अभियान, गर्ज एक लंबी सूची है, लंबी फहरिस्त है, कितने नाम गिनाए जाएं, कितने कार्यक्रम गिनाए जाएं। तो ये दिन जो है हमारे लिए इस कारण से उनके नेतृत्व में एक संकल्प दिवस और एक प्रेरणा दिवस के रूप में है। अवसर तो सिविल सेवा दिवस का है, लेकिन उद्देश्य यह है कि हम खुद इस राज्य के प्रेरक नेतृत्व और उपलब्धियों से आगे के लिए प्रेरणा लें और संकल्प लें कि राज्य इस विकास के क्षेत्र में, जन सेवाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को इसी तरह छूता रहेगा। इसी प्रेरणा का परिणाम यह है कि जिलों में अपने अपने प्रयास से नवाचारों की एक बाढ़ सी आ रही है। सभी जिला पदाधिकारी और विभाग अपने स्रोतों से, अपने संसाधनों से सरकार से कोई अतिरिक्त बजटीय उपबंध मांगे बिना नए तरीके से चीज़ों को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसकी ख्याति, इसका रिकॉग्निशन, इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और अधिक से अधिक जिले और विभाग राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो नई चुनौतियां हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब राज्य की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो एकजुट होकर काम करे। अब जितने तरह के विकास के कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, ये मांग आधारित हो गए हैं। 100% सबको कवर करना है। मेरे समय के अफसरों ने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो हर कार्यक्रम में एक बहुत सीमित लक्ष्य आता था। मुझे वो दिन याद है जब हमारे जिलों में पूरे एक साल में 200 इंदिरा आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने का लक्ष्य आता था। भला सोचिए, और आज की संख्या देखिए तो लाखों लाख में है। तो इस तरह से ये एक बड़ा एक चैलेंज है कि कैसे प्रत्येक सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति को वो लाभ पहुंचाया जाए, जल्दी पहुंचाया जाए और बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचाया जाए। और इस काम में हमारे लिए सहायक है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं इस काम को करने के, और साथ ही साथ जो पैसे पहुंचाने की विधि है, जो डीबीटी है, और उसके आगे अब सरकारी खजाने से जो सभी
सभी लाभ पहुंचाना ये चुनौती है। नए ढंग से और बेहतर ढंग से काम करना यह चुनौती है। तो मैं आप सबके सहयोग से, आप सबकी सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम इस राज्य की ब्यूरोक्रेसी, इस राज्य के सभी स्तर के कर्मी सरकार की अपेक्षाओं पर पूरे उतरेंगे और सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना सबसे अच्छा प्रयास करेंगे और 100% उपलब्धि हासिल करेंगे। और जहां 100% से अधिक उपलब्धि हासिल करना है, वहां जितनी अधिक उपलब्धि हो सके उतनी अधिक उपलब्धि हासिल करेंगे। मैं आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आप सभी को, अपने सभी सहयोगों को बधाई देता हूं और आप सबके उन्नत कैरियर की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की शुभकामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस अवसर पर मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी से सादर आग्रह करूंगी कि मैम आप आए हमारे बीच और इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आज के सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भाई तारकिशोर जी, मुख्य सचिव अमीर सुहानी जी, हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भाई दीपक कुमार जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद के भाई संजीव कुमार सिन्हा जी, विकास आयुक्त भाई विवेक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव भाई चैतन्य प्रसाद जी। सबसे पहले तो मैं आज इस दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देती हूँ। सचमुच ये वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष ये सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और सिविल सेवकों को बदलते समय के चुनौतियों के साथ में उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी सोचने का अवसर प्रदान करता है। आज देश में 15वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है और सिविल सेवा दिवस का अर्थ होता है आम आदमी के प्रति सिविल सेवकों का समर्पण। और यही कारण है कि सिविल सेवकों को आम लोगों के जीवन में कैसे हम उसे अहम सुधार लाने की दृढ़ निश्चय हम लेते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिवस में अगर सेवा के दिवस के अवसर पर अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक प्रशासन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अगर सिविल सेवा के अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सेवा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न सिविल सेवकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। यह बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी का चयन हुआ। सार्वजनिक प्रशासन के उत्कृष्ट योगदान के लिए 2020 का प्रधानमंत्री सिविल सेवा पुरस्कार के लिए किया गया था और आज उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। आज राज्य में कई क्षेत्र हैं, नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं। बांका जिले में जहां के जिला पदाधिकारी तथा उन्नयन नाम के शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वागत योग्य हमारा नवाचार प्रारंभ किया गया था। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर हम दलित बस्ती में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम को प्रारंभ एवं प्रशंसनीय नवाचार साबित हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले के अगर हम देखें तो चनपटिया नवाचार का उत्तम उदाहरण है और कोविड में अगर हम देखें तो देश का जो हमारा दूसरा हिस्सा है आय कुशल श्रमिकों को अपना रोजगार व्यापार एवं चाहती हूँ कि सेवा सर्विस के कि हम और आप दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि जब हम सेवा का काम करते हैं तो हमारे संविधान में भी रहता है कि हम 4 अंग हमारा होता है। हम न्यायपालिका का भी काम करते हैं, हम कार्यपालिका का भी काम करते हैं, हम विधायिका का भी काम करते हैं और हम पत्रकारिता जो हमारा चौथा स्तंभ है उसका भी हम काम करते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और आज
आज यहाँ उदाहरण हुआ जो पुरस्कृत हुए हैं सारे लोग, ये एक उदाहरण है कि आपने सेवा से बिहार को अच्छे से ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन मुझे आज के दिन पर कहना है कि हमें भी आत्मविवेचन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। और जब एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, एक साथ सोच आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने इतना काम आप लोगों ने किया है, और उनकी जो एक नया प्रवृत्ति है, नया सोच है, नया साध्य है कि हम बिहार को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, जिस तरह से हम पूरे विश्व के रिकॉर्ड में हम अपना, जैसे कि हम आगे एजुकेशन में आगे थे, आज हम पीछे पड़ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, नालंदा विश्वविद्यालय उदाहरण था, आज फिर बनने जा रहा है। आज बहुत सारे नवाचार कार्य हो रहे हैं जो कि पहले कोई चिंता नहीं थी। जन जीवन हरियाली की शुरुआत इन्होंने पहले ही कहा। जो चीज़ जो सोचने का बात है कि आज जो हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं उसके बारे में उन्होंने पहले चिंतन किया, और इसमें सब आपका योगदान है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायिका से अगर कुछ टकराव होता है तो मेरा इस अवसर पर आज के दिन में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हम सब मिलकर अपना आत्मविवेचन करें और बिहार के विकास के लिए आइए। आज सिविल सर्विस के दिन में हम सब मिलके, क्योंकि आपके बिना विकास नहीं है, आपके बिना बिहार ऊंचा नहीं हो सकता है। आपकी सोच, आपका मन, आपका परिश्रम हम लोगों को यहाँ तक ले गया है। अगर उसे हम लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिहार हमेशा प्रगति के पथ में रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आज बिहार को बहुत ऊंचाई पर, जब से हमारा एनडीए आया तब से हम काफ़ी ऊंचाई पर गए हैं और प्रगति ऊंचाई पर बढ़ते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अब इस अवसर पर आमंत्रित करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी को। सिविल सेवा दिवस के आज विशिष्ट एवं पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के सम्मानीय उद्घाटनकर्ता, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, मुख्य सचिव सम्मान्य श्री आमिर सुबहानी जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, श्री संजीव कुमार सिन्हा जी, सदस्य अध्यक्ष राजस्व परिषद, विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री चैतन्य प्रसाद जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारीगण एवं अन्य विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हम आप सबों को अपनी शुभकामना देते हैं। आजादी के बाद सिविल सेवा के अधिकारियों की दृष्टि भी बदली है और जिम्मेदारी भी बदली है। पूर्व के वक्ताओं ने ठीक ही कहा कि आजादी के पहले अंग्रेजों ने अपने हित के लिए सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन बदले परिवेश में आजादी के बाद भारत के पुनर्निर्माण में आपकी भूमिका अहम हुई है और आपने बदलते परिवेश में अपने को भी बदला है और उसका प्रत्यक्ष लाभ आम लोगों को मिल भी रहा है और हम सब उसे महसूस भी कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि 2005 के बाद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी
एक और बड़ा बदलाव लोक सेवा के क्षेत्र में हुआ है। हमारी प्राथमिकताएं बदली है और न्याय के साथ सुशासन और आम आदमी तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना। कई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 15 पैसा नीचे तक पहुंचता है। उस धारणा और अवधारणा को आपने बदलने का काम किया है और आज हम उम्मीद करते हैं कि 100 पैसा जब चलता है दिल्ली से या पटना से, तो समाज के कमजोर वर्ग तक, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिसे अंत्योदय का नाम दिया था, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति कहीं न कहीं हमारी सरकार को और आपको देख रहा है। आपने 100 पैसे को 100 पैसे तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व को पूरा किया है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से आपने बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार के द्वारा 153 सेवाओं को एक संस्थागत स्वरूप दिया, एक कालबद्ध उस अवधि में उस अधिकार को पूर्ण करने का जो शक्ति दी, जो अधिकार दिया, उसके कारण पूरे व्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन हुआ है। यह आपके द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में, निर्णय के आलोक में हुआ है। और जिस प्रकार से बिहार लोक सेवा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को भी आपने लागू किया, जिसके कारण अभी आंकड़े भी दिए जा रहे थे कि बड़ी संख्या में इस तरह के जो परिवाद थे उसका निष्पादन हमारे अधिकारियों ने किया है, जिससे जो समाज में जो एक सौहार्द और एक न्याय के प्रति, सरकार के प्रति जो एक न्याय की अपेक्षा है, उस अपेक्षा को भी पूर्ण करने का आपने साहस दिखाया है, आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। वास्तव में आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर जो अमृत महोत्सव पूरा देश आज मना रहा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 वर्षों में जो स्वर्णिम भारत का सपना देखा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 एवं पूर्व से चल रहे 7 निश्चय 1 के द्वारा जो बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में जिन कार्यक्रमों का इन्होंने प्रतिपादन किया है, उसे हम समय सीमा में, कालबद्ध सीमा में उसे कैसे हम पूर्ण करें, एक बड़ी चुनौती हम सबों के सामने है। कोविड के संक्रमण के कारण हमारी जो गति थी विकास की थोड़ी अवरुद्ध हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उससे हमने निजात लिया है और फिर एक बार पूरा बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा कालबद्ध कार्यक्रम है वो निश्चित अवधि में पूर्ण हो, ये हम सब सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारी दीदी ने एक पंक्ति कही है जो कहीं न कहीं वो उसे भी और बेहतर करने की जरूरत है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के हों, चाहे विधायिका के हों, चाहे संसदीय क्षेत्र के हों, सबके साथ एक संवाद करके एक सौहार्दपूर्ण जो हमारा पारस्परिक जो संवाद है उसको हम सबको करने की जरूरत है। हम सब अपने अधिकारों को सिर्फ नहीं देखें, बल्कि अधिकार के बदले में सहकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके साथ सहकार करके आइए हम आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, यहाँ से ऊर्जा लेकर जाएं। यही कामना करते हुए आपको पुनः हम अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी का बहुत बहुत आभार। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिहार में कई उल्लेखनीय और नवाचारी काम हुए हैं,
जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सोच और अनुभव का भरपूर लाभ हम सबको मिला है और उनकी प्रेरणा और निर्देशन में बिहार में अनेकों जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का बखूबी संचालन किया जा रहा है। मैं आपका सहृदय स्वागत करती हूं और आपसे आग्रह करती हूं कि राज्य के पथ प्रदर्शक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर आप अपने विचारों से हमें प्रेरित और अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद हेतु सादर आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, आप आए। सिविल सेवा दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अध्यक्ष सदस्य राजस्व परिषद श्री संजीव कुमार सिन्हा जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिवगण, सभी प्रधान सचिवगण, सचिवगण, प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण और जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ। और जो केंद्र सरकार के द्वारा भी हमारे अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है और आज ही श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को मेरी बधाई है। और उनके स्थान पर आज जितने लोगों ने यहाँ पुरस्कार प्राप्त किया है और उनकी जगह पर जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया उनको जो उपस्थित हैं यहाँ, उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई है। और यहाँ जो राजस्व संग्रहण और वित्तीय प्रबंधन, सभी तरह के ग्रामीण विकास विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कृषि विभाग, मतलब जितने कई विभागों को जो पुरस्कृत किया गया उनके अधिकारियों को, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और सारे यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है सिविल सेवा दिवस का, इसमें कई बार आने का मौका मिला है और पिछली बैठक हुई थी यहाँ 2018 में, और चूँकि इसी दिन 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो इसके चलते वो यहाँ नहीं हो सका था उस तरह का कार्यक्रम। और 2020 और 21 में कोरोना के चलते नहीं हुआ, तो आज 18 के बाद चौथे वर्ष में यहाँ आने का मौका फिर आप लोगों के बीच में हुआ है। मुझे इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता है कि इस बार यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं और 2 दिन से सारा कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। जो भी अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया गया है। तो सब चीज़ के लिए आप जानते ही हैं कि हम लोगों का काम क्या है। हम लोगों का काम है किसी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, नियम बनाना, लेकिन क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना तो आप लोगों का अधिकार है। और आप जानते हैं संवैधानिक रूप से आप लोगों को अधिकार है, विशेष तौर पर अवसर दिया गया है। तो इसलिए जो जब शुरू किया गया सिविल सेवा दिवस, ये अच्छा कार्यक्रम, और अब आप लोगों के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। अगर हम लोग नीति बना दें, नियम बना दें, कुछ भी बना दें,
लेकिन आप जब पूरे तौर पर उसको लागू करिएगा और सक्रिय होइएगा तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा, वरना सिर्फ नीति बनाने से और कोई निर्णय लेने से पूरा काम नहीं हो सकता। उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको क्रियान्वयन करना, ये तो आप लोगों का काम है। इसलिए ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आज जो अनेक काम अच्छा किया उसके लिए तो आप सब लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। तो एक चीज़ पर तो सब कुछ चीज़ है कि हम लोगों ने जो अब तय किया, इस बात पर ध्यान रखना। एक तो काम बहुत दिनों से, जब से मौका मिला है, जिसके बारे में आप सब लोगों ने चर्चा कर दी, लोगों को पुरस्कृत भी किया, हमारे उप मुख्यमंत्री गण ने भी अपनी बातें कह दी, वो सारी बातें। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि शुरू से ही हम लोग काम कर रहे हैं, पहले से कितना ज़्यादा विकास का काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, अस्पतालों का निर्माण हो, लोगों का नियुक्ति हो, कितना काम किया गया। महिलाओं के विकास के, समाज के कमजोर तबके के विकास के लिए अनेक जो काम किया गया, सब लोगों को अवसर दिया गया और अनेक नीतियां बनाकर उसको क्रियान्वित किया गया। तो अब जरूरत किस बात की है? तो जो काम शुरू किया गया उसको देखते हुए, तो जिस भी काम को किया गया है उसका हमेशा जो कुछ भी बन करके तैयार हो गया उसका देखभाल करना बहुत जरूरी है, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर सड़क बन गया, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो सड़क बनने का क्या मतलब? पुल बन गया, पुलिया बन गया, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका क्या मतलब? इसलिए हमने तो विभागों को कह दिया, या कोई हम लोग बिल्डिंग बनाते उसका भी मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज हम आग्रह करेंगे कि जो मेरी इच्छा है और बराबर हम कह रहे हैं, 18 में भी कहें, आज भी हम कह रहे हैं, देखिए ये बहुत जरूरी है कि उसको देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस विभाग को भी जिम्मेवारी और सबके ऊपर देखना आप लोगों का दायित्व। तो जो भी काम हो रहा है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए कि कहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जा करके देखा करिए। अगर सड़क का निर्माण हो, उसका मेंटेनेंस हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप लोग जितने डीएम हैं और दूसरे अधिकारी हैं जो हर जिले के प्रभारी जिनको बनाया जाता, अब इनका दायित्व है कि उन सब चीजों को देखते रहिए समय समय पर जाकर, तभी हो रहा है मेंटेनेंस या नहीं हो रहा है मेंटेनेंस, उसको आप जान पाइएगा। एक तो मुझको ये कहना, हम सब दिन से कह रहे हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। और हर चीज के लिए अब सोचिए, अब हम लोगों ने जो काम शुरू किया 2016 से 7 निश्चय, जिसको अब हमने कह दिया 7 निश्चय 1, क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोगों ने 2020 के बाद से लागू किया है वो भी 7 निश्चय, उसका नामकरण किया 7 निश्चय 2। तो 16 वाला हो गया 7 निश्चय 1 और दूसरा वाला 7 निश्चय 2। तो इन सब में जितना काम किया गया, अब किसी भी, अगर मान लीजिए कि हर घर नल का जल पहुंचा गया, तो भाई हर घर नल का जल पहुंच गया तो भाई रहना चाहिए ना, मेंटेन रहना चाहिए ना। अगर उसमें मेंटेनेंस नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद हो जाएगा। देखिए अब हम तो, आप जानते ही हैं, जो कुछ भी काम है सब लोगों को पुरस्कृत किया गया, जो हम लोगों ने लोक सेवाओं का अधिकार दिया, और कई तरह के काम हम लोगों ने, लोक शिकायत निवारण कानून भी बनाया और 16 से लागू किया। उसके पहले जो हम मिल रहे थे तो 5 साल तो हमने छोड़ दिया, इस बार हम तो फिर से शुरू किए लोगों का सुनना। और चूंकि इतना ज़्यादा कोरोना था तो लिमिटेड, यानी जिला को दिया गया है कि उनका टेस्ट करा करके उनको भेजिए और यहाँ पर भेजिए। अभी अगर बिल्कुल कोरोना से मुक्ति मिलेगी तो फिर जैसे पहले भारी संख्या में आते थे उस तरह से आएंगे। लेकिन आ रहे हैं तो भाई अधिकारी गण तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का जिस दिन अवसर होता है देखते न हैं, तरह तरह की शिकायत करने के लिए लोग आता। तो हम लोगों ने देखा कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत लोग जा करके अपनी शिकायत किए और लोक शिकायत निवारण जो शिकायत के अधिकारी हैं उन्होंने फैसला दिया। और कितने लोग हमसे मिलने आए हैं आप बताइए, जिसने कहा उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हम तो उसी दिन कहे भाई याद करिए, हम तो बराबर कह रहे हैं, उधर भी हमने कहा कि भाई इसको तो देखना पड़ेगा। सिर्फ हमने लोक शिकायत निवारण कानून नहीं बनाया, उसके लिए व्यवस्था ही नहीं की है। उन लोगों ने अगर कोई फैसला दिया तो भाई फैसला दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और चीफ सेक्रेटरी ने कल बात किया है, अच्छी बात है। हमने तो देखा कि भाई इन लोगों ने सबको कहा है
कि भाई जो लोक शिकायत के काम में लगाए गए हैं उनको वही काम करवाइए, और जितने डीएम्स हैं वो दूसरा काम उनको सौंप देते हैं। तो अभी तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया है आप लोगों को, ये दूसरे को काम दूसरा काम मत दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को अगर किसी तरह की समस्या है और उसके लिए हम लोगों ने